नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। कांग्रेस से लेकर बीजेपी पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। चुनाव में 4 महीने हैं, लेकिन माहौल पहले से ही पूरी तरह चुनावी बिसात बिछाने का बन चुका है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज चल रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम प्रभारी वहां पर बैठे हुए हैं। आज बीजेपी ने चुनाव प्रभारी की घोषणा भी कर दी है और सह प्रभारियों की लिस्ट भी सामने आ गई है। कांग्रेस हालांकि कल दावा कर चुकी है बड़ी बैठक में कि वो उम्मीदवारों के नाम जल्द ऐलान करेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस की जो लिस्ट इस तरह की आनी है वो बाकी है। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और वो एक के बाद एक संभागों के दौरे पर राजस्थान में पहुंच रहे हैं। मेवाड़ पहुंचे वो और अब बीकानेर पहुंच रहे हैं। बीकानेर की राजनीति में वहां पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, राजेंद्र राठौड़, उन्होंने पूरी कमान संभाली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की। और साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, क्योंकि उनका घर है, गृह जिला है, तो जुटे हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से लगभग उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की तैयारियों को लेकर पूरा काम खुद वहां पर रहकर देखा है। और क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री ने आज बहुत सस्पेंस जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों से, कुछ घंटों से रखा हुआ था, उस पर से भी पर्दा उठा दिया। अब अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का जो प्रचार प्रसार करेगी जनता, उन्हें मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से उपहार दिए जाएंगे। शायद देश और दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री की योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का जनता प्रचार करे और उसकी एवज में उसे पुरस्कार मिले। बहरहाल राजनीति के रंग बदल रहे हैं, तो राजनीति के जिन रंगों की हम चर्चा आज करेंगे, हमारे साथ एक वरिष्ठ मेहमानों का पैनल है। राजेंद्र राठौड़ जो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे बीकानेर से। संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार लंदन से हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। शैलेंद्र सिंह धाबाई बीजेपी से और आरसी चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र सिंह धाबाई जी, जब तक राजेंद्र राठौड़ जी जुड़ते हैं तब तक, क्योंकि पूरी तैयारी उनके हाथ में है, इसलिए हम शुरुआत उन्हीं से करना चाह रहे थे। और मधु आचार्य बीजेपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं बीकानेर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मधु आचार्य जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बीकानेर में किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर, कितनी ताकत बीजेपी ने झोंकी है? मधु आचार्य जी। जी मीना जी, कल नरेंद्र मोदी जी की एक तो सरकारी कार्यक्रम है जिसमें वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। गडकरी जी उनके साथ आ रहे हैं, अनिल वैष्णव जी और भूपेंद्र यादव जी वर्चुअली उनसे जुड़ेंगे। और दूसरी उनकी आम सभा है। ये आम सभा दरअसल मूल रूप से पिछले काफी समय से भाजपा का यही एक टैक्टिस है कि एक सरकारी आयोजन और उसके साथ में एक आम सभा। उस आम सभा को लेकर भाजपा ने बड़े स्तर पर तैयारी की। हालांकि उनका दावा तो ये है कि 2 लाख की भीड़ जुटाई जाएगी, लेकिन इतनी भीड़ तो नौरंगदेसर जैसी छोटी सी जगह पे होना संभव नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी कमान भीड़ के लिए। जो बड़ी बात मैं नोट करने लायक आपको बताना चाहता हूं कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो इसी संभाग से आते हैं, वो दोनों यहाँ पूरी जोर से, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हालांकि कल रात को जब बारिश आई तो मोदी जी की सभा के लिए जो डॉम तैयार किया गया था, एक साइड से वो भी झुक गया था रात को। फिर आनंद फानन में बड़ी दबाव प्रशासन पे पड़ा और फिर अब आज वापस उसको सही किया गया। नहीं तो सभा के स्थान को बदलने का सुझाव भी प्रशासन की तरफ से आया था। भीड़ को लाने के लिए अलग अलग विधायकों को टारगेट दिए गए हैं। उस टारगेट के अलावा चूंकि विधानसभा चुनाव है तो बहुत से दावेदार हैं, उन दावेदारों को भी टारगेट दिए गए हैं। लेकिन जो मार्के की बात मैं बताना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे गुट के जो लोग हैं वो बैठकों में उपस्थित रहते हैं, होर्डिंग उन्होंने लगा दिए, लेकिन वो प्रयास करते कम नजर आ रहे हैं। इसलिए भाजपा की ये सभा कितनी मुकम्मल सफल होगी, क्योंकि मोदी दरअसल चाहते हैं, मैं बता रहा था आपको
कि हमारे संभाग में अभी केवल और केवल 24 सीटों में से 10 सीटें जीती हुई है भाजपा ने विधानसभा की। तो मोदी का फोकस 14 सीटों पर है। उन 14 सीटों को और इन 10 को मिलाकर 24 सीटों के लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अभी इस मीटिंग को लेकर संगठन के स्तर पर और इन दो नेताओं के स्तर पर जी तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लगता है जैसा बीकानेर शहर का मौसम है, बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भाजपा के जो असमंजस है वसुंधरा जी को लेकर, उसको देखते हुए कई तरह की आशंकाएं लोग जताते हैं, जिसमें एक प्रमुख यही है कि अगर वसुंधरा राजे के समर्थक एक्टिव नहीं होते हैं तो उनका असर मीटिंग पर जरूर पड़ेगा। लेकिन भाजपा चाहती है कि क्योंकि ये संभाग उसके लिए पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कमजोर संभाग रहा था और इस बार उसे चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ना है, तो वो अधिक से अधिक ताकत लगाकर लोगों को लाने की कोशिश कर रही है। जी, शैलेंद्र सिंह ढाबाई जी, सबको जोड़ने के कितने प्रयास हो रहे हैं? ग्राउंड पे जो स्थितियां, जो राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हुए हैं, जिनकी निगाह है, जिनके पास पूरा फीडबैक आता है, मधु आचार्य जी बहुत पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां के, आपने उनको सुना है। जो स्थितियां वहां पर हैं उनका समाधान करने के लिए पार्टी भले ही मतलब अंदरूनी कुछ प्रयास, किस तरह से उसको चेक बैलेंस करने की कोशिश हो रही है? मीना जी, आप देखिए, जो वरिष्ठ पत्रकार आचार्य जी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं, वो एक्टिव हैं और लगातार फील्ड में हैं। तो ये जो आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बेईमानी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 9 साल से लगातार देश की सेवा कर रही है, राष्ट्र के विकास का काम कर रही है। और उसी कड़ी में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल बीकानेर आ रहे हैं और वहां 4 करोड़ से ज्यादा की सौगात राजस्थान की जनता को देके जाएंगे। उसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, तो वहां तक भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, जो अमृतसर से जामनगर के लिए 20,000 करोड़ का ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। राजस्थान की जनता, देश की जनता को वो समर्पित करेंगे। तो लगातार सतत प्रयास चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना रुके, बिना विश्राम किए, बिना आराम किए, आप देखिए किस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं और देश को विकास की उन ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं जो 2014 से पहले, अगर मैं कंपेयर करूं तो 2014 से पहले राष्ट्रीय राजमार्गों की 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे और आज हमने 9 साल में 60,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिए। आप बताइए, 65 साल में जो काम नहीं हुआ, हम 9 साल में 80% से ज्यादा काम हमने करके दिखा दिया और सतत प्रयास लगे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछली बार भी प्रतापगढ़ में भी जो हमारे नितिन गडकरी जी वो आए थे, उन्होंने 5,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, वो भी राष्ट्र को समर्पित हुई। रेलवे लाइन भी अभी आज जोधपुर में आपने देखा होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो रेलवे नेटवर्क बिक चुका है पूरे हिंदुस्तान में और आधुनिकरण हो रहा है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस कभी सोचा ही नहीं था कांग्रेस पार्टी ने कि कभी हम हाई स्पीड की ट्रेन भी चलाएंगे। तो वो सब सपने भारत के पूरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उसी कड़ी में कल उनका आगमन है और निश्चित तौर पर आप देखिए कि वहां प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए, उनको दुआएं देने के लिए लाखों की संख्या में वहां लोग एकत्रित होंगे। और निश्चित तौर पर जो उन्होंने एक बात देश को, जब आप जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता और आप जैसे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग आते हैं, वो भी जब कहते हैं ना लाखों की, तो शैलेंद्र जी 1 लाख से लेकर 90 लाख होते हैं, तो लाखों में कितना आप बीकानेर संभाग में कितनी बड़ी संख्या में जुटा पाएंगे लोगों को? तो जैसे आपके मधु आचार्य जी ने कहा कि करीब 2 लाख लोग जुटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, इतना ही आपका टारगेट है? बिल्कुल बीना जी, आप देखिए 2 लाख का टारगेट है और निश्चित तौर पर ये पूरा होगा, क्योंकि जो जगह है वहां से 17-18 किलोमीटर बिल्कुल मैदान है और वहां पर्याप्त जगह, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वहां जगह की कमी है। और आपने देखा होगा जब जब भी प्रधानमंत्री जी राजस्थान की धरा पर आए, इस वीर भूमि पे आए, दौसा हो चाहे, वहां उन्होंने दिल्ली बंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर का शिलान्यास, उद्घाटन किया और
लालसोट, दिल्ली से लालसोट दौसा तक राष्ट्रीय राजमार्ग को राजस्थान और देश की जनता को समर्पित किया, तब भी वहां 1 लाख से ऊपर भीड़ थी दौसा में। आपने अभी अजमेर में देखा होगा, तब भी आपने देखा वहां 1.5 लाख से अबव भीड़ आई थी। और इसी तरह नाथद्वारा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, और प्रदेश भी देखिएगा शैलेंद्र धवाई जी, आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आरसी चौधरी जी, इस वक्त आंकड़ों का गणित आपके पक्ष में है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकत लगाने के लिए वहां आ रहे हैं। बीकानेर संभाग का कहीं ना कहीं एक राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गंगा सिंह जैसे वहां पर राजा आए और उन्होंने गंग नहर की उस जमाने में कल्पना की, लेकिन उसके बाद बीकानेर राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं बन पाए, बहुत बड़े वहां पर चेहरे निकलने की कोशिशें हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं और एक इस पूरे इलाके में बड़ा कुछ करने की जो कोशिश है, आपके पास क्या फीडबैक है, कितनी तैयारी है? कांग्रेस पार्टी इस कल की प्रधानमंत्री की यात्रा को कैसे देखती है? देखिए मीना जी, निश्चित रूप से खुशी होती कि देश का प्रधानमंत्री अगर राज्य को कोई सौगात देने के लिए आते तो निश्चित रूप से खुशी होती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे पे लोकार्पण और योजनाओं के नाम पे राजनीतिक रैली करने जा रही है। ये राजस्थान की जनता देख रही है। प्रधानमंत्री जी को 2014 से ना सिर्फ राजस्थान और देश सुन रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी 7 जुलाई 2018 को और अजमेर के अंदर 6 अक्टूबर 2018 को, चूरू के अंदर भी प्रधानमंत्री जी और अन्य जगह पर रैलियां की थी। और उसमें अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और अमित शाह जी ने कहा था कि ये अंगद का पांव है, अब की बार 180 सीट पार। उस अंगद के पांव को राजस्थान की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया था, क्योंकि ये अमित शाह जी थे जिन्होंने कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे और फिर उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमला था। आज प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे कोई भरोसा नहीं रहा, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में उनका महिमा मंडन और गुणगान के अलावा और स्तुति करने के अलावा कुछ रह नहीं गया है। प्रधानमंत्री जी क्या इस दरा पे आके ये बोल पाएंगे? जिस बीकानेर का आपने जिक्र किया, बहुत बड़ी सरहद है, वो पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान के सबसे अधिक सेना के अंदर है। उन सेनाओं को अग्निवीर जो योजना का उन्होंने तोहफा दिया, उस सेना के अंदर 2.5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं अधिकारियों के और हमारे सैनिकों के। क्या प्रधानमंत्री जी उस रक्षा के मुद्दे पे बोलेंगे? क्या उस सरहद पे जाने वाले उन सैनिकों की शहादत पे वो जिक्र करेंगे जो चाइना की बॉर्डर पे 20 सैनिकों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस बात को नकार दिया कि हमारी सरहद में कोई गुस्सा था, उनकी शहादत उन्हें नागवारा गुजरी। आज प्रधानमंत्री जी से इस बात को भी पूछेंगे, 2018 में वो कहते थे कि हिंदुस्तान का पानी बह के पाकिस्तान चला जाता है। आज 9 साल के अंदर वो ये बताएं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के सबसे बड़े मरुस्थलीय भूभाग को जीवनदायिनी जो बनी है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने क्या नींव रखी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, अटल जी का शासन रहा, 9 साल इनका है। वो अपनी योजनाओं का जिक्र करें और बताएं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे किसी को भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि 29 जून को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ये तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भ्रष्टाचारी एक जगह पे हुए हैं और भ्रष्टाचार मिटाने की मेरी गारंटी है। और वो गारंटी हमने महाराष्ट्र के अंदर देखी। महाराष्ट्र के अंदर उसी एनसीपी जिसपे 71,000 करोड़ रुपए का आरोप देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था, उन आरोपियों को देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पदों से नवाजा और मुख्यमंत्री बनाया। इसके देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, ये कह रहे आरसी चौधरी साहब, जनता महंगाई पे जवाब चाहती है, बेरोजगारी पे जवाब चाहती है, आर्थिक असमानता पे जवाब चाहती है, सांप्रदायिक चाहती है। जी आरसी चौधरी जी, आपने शुरुआत की कि जनता के पैसे से जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और ये सब हो रहा है, जैसे कि राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार बहुत ही जनता के पैसे का सदुपयोग कर रही है और बीजेपी जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आपकी बात से मुझे ये समझ में आया। राजेंद्र राठौर जब चुनावी प्रशांत, प्लीज उनकी हेल्प करें, उनको नेटवर्क कनेक्ट करने में कुछ इश्यू आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। चौधरी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। संजीव श्रीवास्तव जी, बीकानेर से आपका भी वास्ता रहा है, नाता रहा है, कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव है बीकानेर से आपका, और राजनीतिक तौर से आपने पूरे प्रदेश की राजनीति को दशकों से देखा है। बीकानेर में प्रधानमंत्री की यात्रा जब
क्योंकि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को वहां सफलता नहीं मिल पाई है। और वैसे बीकानेर की पृष्ठभूमि को आप जब देखते हैं तो बीजेपी के लिए किस रूप में देख पाते हैं, कितनी सफलता की प्रधानमंत्री के आने से उम्मीद जोश बढ़ जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री के आने से थोड़ा माहौल गर्माता है। वो एक लोकप्रिय करिश्माई व्यक्तित्व है, इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ समस्या ये हो गई है कि वो हर चुनाव में चेहरा होते हैं। तो अब जो जनता है उसने फर्क करना शुरू कर दिया। अभी भी आप अगर एक ऐसी स्नैप पोल करेंगी, एक मतलब एकदम से रायशुमारी करेंगी, तो अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे दिमाग में कोई द्वंद नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री पद दांव पे लगा होगा, हम मोदी जी को वोट देंगे। ये चीज मैंने खुद जो 6-7 दिन कर्नाटक इलेक्शन में घूमे थे, इस फर्क साफ दिख रहा था कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट देने के लिए जनता तैयार थी, लेकिन स्थानीय विधानसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री से उस तरह से आकर्षित नहीं महसूस करते, उस तरह उनकी बात मानने को हर मतदाता तैयार नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है बीजेपी के साथ। वहां पे जो स्थिति येदियुरप्पा जी की थी और जिनकी वजह से मतलब जो कई कारण थे कर्नाटक में हारने के, उसमें एक बड़ा कारण येदियुरप्पा जी का एक तरह से पर्दे से बाहर होना था। उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, लेकिन येदियुरप्पा कैंडिडेट स्वयं नहीं थे मुख्यमंत्री पद के, जिन्होंने पार्टी की नींव डाली। हम ये नहीं कह सकते कि वसुंधरा जी ने पार्टी की नींव डाली है राजस्थान में, वो भैरव सिंह जी ने डाली थी, और भी कई नेता थे उनके साथ। लेकिन वसुंधरा अभी सबसे बड़ा अच्छा है बीजेपी की, ये उनके विरोधी भी नकार सकते। पिछले 4-5 साल में बहुत प्रयास हुए ऑल्टरनेट चेहरे स्थापित करने के, चाहे वो गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे वो सतीश पूनिया हो, चाहे कटारिया साहब हैं, चाहे अब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, जो स्वयं बहुत लोकप्रिय और जुझारू नेता है। बट उनमें और वसुंधरा जी के कद में एक जनता की सोच में एक फर्क है, और फर्क होगा। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, कद अपने आप बन जाता है। बहरहाल तो राजस्थान का यक्ष प्रश्न ये है कि मोदी जी आ रहे हैं, उसका असर पड़ेगा। लेकिन हमने देख लिया पिछले कुछ चुनावों में कि मोदी जी एक सीमा तक ले जा सकते हैं पार्टी को, लेकिन उसके आगे स्थानीय चुनावों में तो चाहे वो वसुंधरा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे अर्जुन मेघवाल हो, चाहे गजेंद्र सिंह हो, चाहे जो भी है, स्थानीय चेहरों के नाम पे, स्थानीय मुद्दों के नाम पे वोट डालता है। तो वो एक चैलेंज है कि क्या बीजेपी बिना चेहरे के जाएगी या किसी का चेहरा घोषित करेगी, और वो किसका करेगी करती है, तो वो एक मुद्दा रहेगा। कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है चेहरा, लेकिन अशोक गहलोत एक तरह से तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अघोषित उनका नाम है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे राजेंद्र राठौड़ जी जुड़ चुके हैं आपके साथ जी। तो वो कल की सभा के आयोजन में व्यस्त समय निकाला है, तो पहले आप उनके पास जाइए और उनसे बात करके फिर आइएगा हमारे पास। शुक्रिया, शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत। महेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लंदन से जुड़े हुए हैं। अभी सुबह सुबह की चाय पी है उन्होंने। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी के पास आपकी अनुमति से महेश जी मैं पहले जा रही हूँ, क्योंकि सच में उनके पास आज व्यस्तता है और कल की रैली की पूरी कमान उन्हीं के हाथों में है। नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में बीजेपी के। अभी चर्चा जो हो रही थी, मधु आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी बीकानेर से ही। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रैली की तैयारियां किस तरह की है, कितनी बड़ी संख्या में आप लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सिर्फ संभाग के लोग आएंगे कि राजस्थान, पूरे राजस्थान से लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। मीना जी, आपने बड़ा सटीक सवाल खड़ा किया। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इस बार की सभा, बीकानेर की सभा, नौरंग देसर की सभा, राजस्थान में अब तक हुई माननीय मोदी जी की सभाओं से कुछ अलग है। अलग इसलिए है, नंबर 1, ये सभा उस स्थान पर आयोजित की गई है जहां 27 किलोमीटर के दरमियान कोई भी आबादी 27 किलोमीटर के दरमियान नहीं है। दूसरी, ये सभा, इस सभा के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की लगभग आधारभूत संरचनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है, और एक तरह से एक लाइफलाइन है। ये जो ग्रीन कैरियर कॉरिडोर बना के उद्घाटन हो रहा है, जिसका हिस्सा राजस्थान में 45% है, ये इस बीकानेर संभाग में एक तरफ गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक जोड़ने वाला है, और इसके कारण से वहां के अर्थव्यवस्था में जो आने वाले समय में परिवर्तन लोग महसूस कर रहे हैं, उसके कारण भी लोग उत्साहित हैं।
दूसरा बात मैं ये कह सकता हूं कि ये सभा बीकानेर संभाग में अब तक जितनी भी सभाएं हुई है उन सभाओं पर भारी पड़ेगी। उन सभाओं पर में सबसे बड़ी संख्या की सभा होगी और ये सभा उस जगह पर है जहां डेडिकेटेड आदमी ही जाएगा। और अभी मैं बहस सुन रहा था, संजीव जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, निस्संदेह आपका राजस्थान की राजनीति की नब्ज भी मालूम है, पर समय काल और परिस्थितियां हमेशा बहुत सा बदलाव लेकर आती है। राजस्थान में इस वक्त ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो आ ही रही है, पर जिस अदा से कांग्रेस जा रही है इसका अंदाजा मैं मेरे अनुभव से लगा सकता हूं। मैंने सरकारों को आते भी देखा है, सरकारों को जाते भी देखा है, और इस जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, आप इन बड़े शहरों में कुछ ही इंटेलेक्चुअल्स के साथ बात करो तो शायद कोई बात कहते होंगे कि इंडियन इनकम्बेंसी कितनी है कितनी नहीं है, पर गांव में जब उस आदमी से बात करते हैं जिसका वास्ता पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी के अलावा पड़ता नहीं, और जो देखता है कि मेरे गांव में बिजली कितनी आई, गांव के अंदर मेरी तकलीफ पर मेरे पीने के पानी में जली हुए कुएं की मोटर कितने महीनों में बदली, तो वो इस शासन को 00 नंबर देता है। ये जो एंटी इनकम्बेंसी की जो धारणा है, ये धारणा इस बार मिस रूल से, इल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत बलवती हुई है। और मैं कह सकता हूं कि जब कोई भी इस प्रकार की सभा, जिस सभा के अंदर दोनों चीजें हो, जो एक तरफ उसमें लोगों को उम्मीद हो कि हमारे इलाके में कुछ आने वाले समय में एक परिवर्तन होगा, और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हो, तो दोनों को लेकर ये सभा इस संभाग की राजनीति में एक घुमावदार बदलाव लेकर आएगी। और राजस्थान के अंदर वैसे तो फैसला आलाकमान को करना है, ये पहला प्रयोग होगा, संजीव जी सही कह रहे हैं, बिना फेस के चुनाव का, पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंतर्विरोध ने जिस प्रकार का वातावरण बनाया है, एक छत्रप कांग्रेस में भी नहीं रहा, इसलिए इस बार राजस्थान के अंदर किसी भी तरह चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी की राह बड़ी सुगम रहेगी। जी राजेंद्र राठौड़ जी, आपने कहा कि ये रैली बीकानेर में हुई अब तक की रैलियों पर भारी पड़ेगी, तो ये तो स्वाभाविक है क्योंकि आप भी सब पर भारी है। इस वक्त प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता हैं और वैसे भी आपकी वरिष्ठता भी गुलाब चंद कटारिया जी के जाने के बाद काफी अहम हो जाती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है किसी को। और आपके साथ जब अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री के एकदम करीबी लोगों में माने जाते हैं, वो भी बीकानेर से हैं, तो आप दोनों जब जुटे हुए हैं तो ये स्वाभाविक है। लेकिन जनता जो है, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो राजेंद्र राठौड़ जी से और हमारे पैनल से सवाल करना चाहें तो सीधे ऑनलाइन भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी, सवाल मैंने जो पूछा था ये जानना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री योजनाओं का शिलान्यास करने भी आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं सौगात देने आ रहे हैं बीकानेर को। कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकारी पैसे पर प्रधानमंत्री चुनावी यात्रा भी कर रहे हैं। इन सब बातों को हम छोड़ भी दें तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों को आप जुटा रहे हैं? पूरे प्रदेश के लोगों को ला रहे हैं कि सिर्फ बीकानेर संभाग के? आज कांग्रेस की स्थिति मजबूत है बीकानेर में, तो ऐसे में इस स्थिति को, आपकी स्थिति को, पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री की योजनाएं सहारा बनेंगी या कुछ नई घोषणाएं भी कल होंगी? देखिए मीना जी, ये सभा जो है ना राज्य स्तरीय सभा है ना संभाग स्तरीय सभा है। इस सभा के अंदर हमने 13-14 उन विधानसभाओं से जो बीकानेर के रेडियस में 150 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं के लोग आ रहे हैं, कुछ मेरे खुद के इलाके क्षेत्र जिले से लोग आ रहे हैं, इसमें पूरा संभाग नहीं है। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि इस सभा के साथ लोगों की उम्मीदें और लोगों की इस शासन के प्रति नाउम्मीदें दोनों का मिश्रित एक तरह से इस सभा पर प्रभाव पड़ेगा। और रहा इस बात का कि सरकारी खर्चे पर प्रधानमंत्री जी सभाएं कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम अलग है और ये हमारी सभा, पॉलिटिकल सभा हमारी अलग है। और जहां तक जो मित्र सवाल कर रहे हैं, जरा कोई उनसे पूछे कि महंगाई राहत कैंप में ये आपके प्रभारी जी और आपके सह प्रभारी जी ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है जो बड़ी अदा से पधार कर और वहां भाषण ठोक रहे हैं? उन लोगों को, जिन लोगों को री रजिस्ट्रेशन के नाम पर आप एकत्रित करते हैं, तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वो इस प्रकार का सवाल खुद कर, जो अपने कामों को जिस तरह अंजाम देते हैं
वो दूसरों पर आक्षेप लगाकर करें। पर मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार का यहाँ लोगों में उत्साह है, इस बार ये सभा निर्जल स्थल पर है जहाँ कोई नहीं, आसपास एबिटेशन नहीं है, तो उस सभा में लोगों का पहुंचना, अपने साधन से पहुंचना, और आप मीना तो बीकानेर संभाग में, बीकानेर के अंदर और अपने पूरे संभाग में जो दूरियां हैं, हमारा आबादी का घनत्व तो कम है, इसलिए इस सभा में लोग जाएंगे तो एक अपनी इच्छा शक्ति से जाएंगे। जी, सवाल अभी इस पूरी चर्चा के दौरान आप जब जुड़ रहे थे तो मधु आचार्य जी ने एक बात कही थी जो कि वहां के फीडबैक के बाद सामने आई थी, और उसी का जब जवाब संजीव श्रीवास्तव जी दे रहे थे तो जिक्र वसुंधरा राजे का आया था। राजेंद्र राठौड़ जी, आपने उनके साथ काम किया है, मुख्यमंत्री जब वो थी तो आप उनके कैबिनेट में थे, आप उनके बहुत करीबी लोगों में माने जाते थे, एक वक्त ऐसा भी था। आज स्थितियां बदल चुकी हैं, आपने खुद जिक्र किया, लेकिन क्या वसुंधरा राजे के खेमे के जो लोग वहां पर हैं उनको पूरी तरह दरकिनार करके इस सभा को सफल बनाया जा सकता है? देखिए, वसुंधरा राजे जी का कोई खेमा नहीं है, हम सब एक खेमे में हैं। उस खेमा का नाम है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का खेमा। इसलिए ना तो वसुंधरा जी का खेमे को कोई दरकिनार किया गया है। पिछले लगभग 5-6 दिन से मैं लगातार यहाँ हूँ। यहाँ जो भी बैठकें हुई संगठनात्मक दृष्टि से सब लोगों के साथ बैठक हुई, कोई अलग दलक नहीं है। और मधु जी ने किस आधार पर इस बात का आंकलन कर लिया मुझे पता नहीं। मधु जी हमारे साथ ही राजेंद्र राठौड़ जी, मधु जी से हम अगला सवाल लेती हूँ ताकि आप और ज्यादा फीडबैक आपके पास जो नहीं आ पाता है, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं वो सिर्फ आपको वो जानकारी देंगे जो आपको अच्छी लगती है। खास करके राजनीति का ये नियम है कि राजनीति में बड़े नेता के आसपास जितने भी लोग होते हैं वो उन्हें खुश रखने वाली ही जानकारियां देते हैं। हालांकि आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और आपने खुद कहा कि ग्राउंड का फीडबैक आपके पास है, लेकिन मधु आचार्य जी ने जो बात अभी हमारे साथ साझा की थी, मधु जी, राजेंद्र राठौड़ जी को इस बात की जानकारी नहीं है जो आप बता रहे थे अभी। इसके बाद अगर मैं छोटा सवाल पूछ पाऊं डॉक्टर शर्मा। नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा था राजेंद्र जी कि हमारे बीकानेर पूर्व की विधायक जी तो कल ही आपकी बैठक में पहुंची है, इससे पहले तो वो नहीं थी। वो तो मैं सिद्धि कुमारी जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये आपने सही कहा कि वो दिल्ली विराजे हुए थे, कल ही आए हैं और लगे हुए हैं वो। जी, एक छोटा सवाल संजीव श्रीवास्तव जी भी कुछ आपसे। जी संजीव जी। राजेंद्र जी, मैंने आज एक सोशल मीडिया पे सारी बातें सही नहीं होती, इसलिए मैं आपसे पुष्टि चाह रहा था उसकी कि एक समाचार, एक आपका इंटरव्यू का हवाला देते हुए एक खबर पढ़ रहा था ट्विटर पे कि आपने कल कहा कि संभवतः ये आपका आखिरी चुनाव होगा। अब आप तो नेता प्रतिपक्ष है, मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं, एक राजस्थान में बीजेपी की तरफ से घोषणा हो नहीं हो, जो 2-4 नाम चल रहे हैं उसमें प्रमुख नाम एक आपका भी, तो ये संभवतः आखिरी चुनाव होगा वाली बात आपने बोली है क्या, और बोली है तो इसका क्या कारण है? संजीव जी, मैं समझता हूं जितने सोशल प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग हैं उसमें से सबसे करीबी से और मेरे जीवन के जीने की अदा को आप समझते हो। मैंने हर काम को बड़ा शिद्दत से किया है। मैं उन नेताओं में शामिल नहीं होना चाहता जो अपने कदम को उठाए और सोचे कि कई कदम के साथ मैं न्याय कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैंने मेरी पारियां बहुत सदीवीर बहुत अच्छी तरह खेली है, इसलिए अब दुनिया को देखना चाहता हूँ, दुनिया को जानना चाहता हूँ। इसलिए सोचता हूँ कि कभी न कभी तो रिटायर होऊंगा ही। अब 7 बार का अविजित हूँ और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि अगले चुनाव के बाद में मेरे को निश्चित तौर पर नए लोगों को मौका देना चाहिए। मेरा ये निजी मत है। अब आपको मालूम है ये राजनीति एक संभावना का खेल है। लो प्रोबेबिलिटी अगर किसी पर सटीक लगता है तो राजनीति पर लगता है। कल क्या हो जाए मालूम नहीं, पर मेरा मन ये है कि मैं आपकी तरह, मुझे कई बार आपसे ईर्ष्या भी होती है जब मैं पता करता हूँ संजीव का है तो किसी न किसी दूसरे मुल्क में आप नजर आते हो, तो मैं भी दुनिया को घूम के देखना चाहता हूँ। इसलिए अपनी अदा से जीने वाले आदमी को कोई एक चीज बांधे वो लंबे समय तक बांध नहीं सकती। इसलिए सोचता हूँ कि इस चुनाव के बाद खिसक लूं तो अच्छा है। मैंने आपको 1975 या 74 से आपको भी आपकी अदा से जीते हुए देखा है। ऐसी एक खास शख्सियत रहे, छात्र राजनीति से आए। खैर ये अलग विषय है, हम सबने देखा हुआ है मेरे ख्याल से। मीना जी प्लीज। जी,
तो राजेंद्र राठौड़ जी, ये जो संजीव जी ने जो सवाल पूछा था वो बहुत अहम सवाल था, जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी सुन रहे हैं आपको। तो ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कि अभी का आपका मन है आखिरी चुनाव का, लेकिन समय के साथ वक्त में भावनाएं बदल जाएं, या आपका निजी मत है लेकिन पार्टी का मन हो जाए तो आप दोबारा चुनाव लड़ भी सकते हैं, तो इसे आखिरी चुनाव नहीं मानना चाहिए। अब समय काल परिस्थितियां कुछ भी कहती हैं, आदमी व्यक्ति का जो खुद का मन है वो मंतव्य मैंने बात किया। और मीना, तुम घुमा के सवाल करने में माहिर हो, इसलिए मैं इसका जवाब तो क्या दूं, पर अब जरूर है कि इस चुनाव को बड़ी शिद्दत से, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और इस चुनाव के अंदर डी के अंदर घुस के और धनाधन गोल करेंगे कांग्रेस पर, और उस समय बता देगा। राजेंद्र राठौड़ राजेंद्र जी, एक सवाल मैं करना चाहता था। मैं मधु जी आपके पास आऊंगी, लेकिन महेश शर्मा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट भी उन्होंने किया नहीं है, हमारे लिए समय निकाल कर आए हैं। पहले मैं उनके पास जाऊंगी राजेंद्र राठौड़ जी, लेकिन इसके बाद मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगी कि बीकानेर संभाग से राजस्थान को अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। इस बार क्या प्रधानमंत्री के यात्रा के बाद, और आप क्योंकि एक प्रमुख चेहरे में है, मुख्यमंत्री के जो चेहरे, जो नाम इस वक्त चर्चा में है, नेता प्रतिपक्ष के नाते भी, वरिष्ठता के नाते भी, और हमारे यहाँ पर जो जातिगत गणित होता है उस नाते भी, अगर आप उन दावेदारों में सबसे ऊपर आते हैं, तो क्या बीकानेर संभाग को ये तोहफा भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं? मैं इस सवाल पर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले महेश शर्मा जी, महेश जी, आप इस पूरी चर्चा में जो वसुंधरा राजे को लेकर जितनी बात हो रही है, बीजेपी के घनश्याम तिवारी जो सांसद हैं, उनसे भी मैंने 2 दिन पहले बात की थी, तब भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी चेहरे को सामने नहीं लाया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के यहाँ पर दौरे भी हुए हैं, उनमें भी ये बात खुलकर आई है कि बीजेपी इस बार किसी भी चेहरे को सामने नहीं लाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी बीकानेर की 24 सीट पर कितनी सफल हो सकती है? महेश शर्मा जी। देखिए, जहां तक सवाल है, राजनीति में एक तो होता है राष्ट्रीय स्तर का नेता, वो व्यक्तित्व होता है। दूसरा है कि क्षत्रप जो है, राजस्थान का क्षत्रप कौन है। जब तक क्षत्रप नहीं होगा सामने, तो ये मान के चलिए उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। अब जहां तक सवाल है कि भाजपा में अगर कहीं व्यक्तित्व की बात आती है, तो एक आकर्षण का विषय वसुंधरा राजे है, वो 2 बार के चुनाव में साबित हो चुका है। उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि वो महिला भी है, तो महिला मतदाताओं को एक उनका बारे में बहुत बड़ा मतलब एक पक्ष है, जो उसे मतलब क्या कहते हैं, आम मतदाता जो महिला है उससे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उनकी पैठ भी है और उन पर विश्वास भी करे, एक चीज। दूसरा ये है कि अगर आप ये देखिए कि जैसे भी प्रश्न अभी जब आए थे कि योजनाओं का क्या, ये आरोप जो जिस तरह से सरकारी धन का मतलब व्यय हो रहा है या वगैरह जो भी, इसका ये है कि सभी दल आजकल जो सत्ता में होता है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य सरकार का, तो वो निश्चित रूप से आपस में ही मतलब क्या कहते हैं एक दूसरे पे ये आरोप है, ये चुनावी आरोप कह सकते हैं आप इसको, कि साहब ये जनता की धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जैसे कि है, अब जैसे आप ये देखिएगा कि जो एक नया ट्रेंड जो चालू हो रहा है नई राजनीति में, कि अपनी लोकप्रिय योजनाएं को कहां तक मतलब आम जनता तक उसकी पैठ बनाई जाए। तो और दूसरा, अगर राहुल गांधी की बात पे गौर किया जाए कि आम कार्यकर्ता ये ब्यूरोक्रेसी हावी है, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी, इसे दूर कीजिए, एक चीज। दूसरा ये है कि कार्यकर्ता को ये ले जाना चाहिए। ये सभी दल कहते हैं कि भाई हमारी योजनाओं को आम जनता तक ले जाएगी। अब इसमें लॉटरी सिस्टम शुरू कर दिया। एक जमाना था जब राजस्थान में लॉटरी विभाग था अलग से, तो वहां मतलब क्या कहते हैं इस तरह से जो एक नई वोटर्स का और क्या कहते हैं अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो नया प्रयोग हो रहा है, ये निश्चित रूप से काफी प्रभावशाली होगा, मैं जहां तक समझ रहा हूं। क्योंकि हर आदमी ये सोचने की कोशिश करे। इस बार में जैसे केबीसी का एक
केबीसी का एक जो प्रतियोगिता हुई उसमें लोग बाग आकर्षित हुए थे। तो जी, मुख्यमंत्री राज्य जो की है, सरकार नहीं हुई, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, कॉन्टेस्ट चला रही है। इस पर भी मैं राजेंद्र राठौड़ जी की प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन पहले जो सवाल मैंने उनसे रखा था, राजेंद्र राठौड़ जी, बीकानेर संभाग को मुख्यमंत्री मिल सकता है राजस्थान से अगर बीजेपी को सफलता मिलती है वोटों के गणित में? देखिए, एक काल्पनिक सा सवाल मीना आप कर रही है। ये मैंने पहले कहा ना, राजनीति में पहला फंडा संभावनाओं का रहता है। जी, राजेंद्र राठौड़ जी के नेटवर्क में कुछ इशू है, ऑडियो उनका नहीं आ रहा है। तब तक मैं शैलेंद्र सिंह दाबाई जी एक बार आपके पास आऊंगी और चौधरी साहब आपके पास। जी राजेंद्र जी बोलिए। इस बारे में इस वक्त कहना बहुत जल्दबाजी होगा। मैं समझता हूं कि ये समय और समय की रफ्तार ही बताएगा। जी, बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल भी है, उन्हें भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा दावेदार माना जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ जी, आप दोनों के रिश्ते काफी अच्छे हैं और बहुत लंबे समय से हैं। देखिए, अर्जुन राम जी मेघवाल इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के बाद बने हुए दूसरे कानून मंत्री हैं। उनकी योग्यता है तभी तो दूसरे कानून मंत्री है। आज के मुल्क को आजाद हुए कितना समय निकल गया, अर्जुन राम जी दूसरे कानून मंत्री क्यों? इसलिए हमें गर्व है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में योग्य लोगों की लंबी फिरिस्त है। जी, लेकिन एक चर्चा जो लगातार बनी हुई है राजेंद्र राठौड़ जी, राज्य की राजनीति से लेकर केंद्र तक, और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका सबका कहना है कि राजनीतिक क्षेत्रीय क्षत्रप के बिना चेहरे पर केंद्र के चुनाव लड़ना जीतना मुश्किल है, और हाल ही के चुनावों में खासकर कर्नाटक के चुनाव ने ये साबित कर दिया है। ऐसे में बीजेपी का आत्मविश्वास मोदी का चेहरा बढ़ा तो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को साथ साथ समझते हुए रणनीति कैसे बनेगी कि 24 सीट बीकानेर की जो है उन पर चेहरे, बीकानेर जिले का हालात अभी मधु आचार्य जी ने आपसे साझा किया था। देखिए, बीकानेर राजस्थान और कर्नाटका को एक जगह पर रखकर अपनी देख सकते। वो समय दूसरा था। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी इन रूल थी। राजस्थान में अशोक गहलोत शासन कर रहे हैं, और एक शासन नहीं, इस शासन का इम्पैक्ट किस प्रकार का जनता के मन मस्तिष्क पर है, ये मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, शायद आपके मेरे मित्रों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस की विदाई को कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं चाहूंगा कि संजीव जी जब कभी दोबारा मुलाकात हुई तो मेरे इस बात को याद रखेंगे, और मैं इन्हीं को कहूंगा कि देखो, मैंने चुनाव से 4 महीने पहले कहा था कि 50 सीटें के से नीचे कांग्रेस रहेगी, देखो रहेगी। अभी तो चुनाव से पहले कई बार मुलाकात होगी आपकी संजीव जी से राजेंद्र राठौड़ जी, इसलिए आप ये मत सोचिए कि चुनाव 4 महीने बाद ही आप मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन सवाल एक और बनता है, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जनता को सरोकारों से, सरकार की योजनाओं से, स्कीम्स जोड़ने की जो कोशिश है और उसके बाद उन्हें जो उपहार देने का प्रयास है, जनता बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ रही है, ये कितना डरा रही है बीजेपी को राजेंद्र राठौड़ जी? देखिए, ये जिस प्रकार का खेल हो रहा है इसको हर समझदार आदमी समझ रहा है। मुख्यमंत्री जी को कभी बहनें याद आती है स्मार्टफोन देने के लिए अचानक चुनाव से 4 महीने पहले, और कभी सोशल प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार का खेल करते हैं कि अपनी लोकप्रियता, अपनी पिटी भी उन योजनाओं को में एक तरह से कंपटीशन के नाम पर एक पुरस्कार का वितरण अपने ही फॉलोअर्स को करते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं। ये वही मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे, और मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे तब मैं संजीव जी की भी टिप्पणी मुझे उन दिनों में याद आ रही है। मुख्यमंत्री नंबर 1 के हालात क्या हुई, गए तो 21 आदमियों को छोड़कर गए, सबको साथ लेकर गए, इसलिए इसमें कुछ होने वाला नहीं। जी, राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ मधु आचार्य जी क्योंकि बीकानेर में ही है, तो एक सवाल उनका लेती हूँ, उसके बाद आप, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है आप निकलने वाले हैं, गाड़ी में बैठने वाले हैं, तो हम आपको बस एक सवाल लेते हैं मधु आचार्य जी का। मधु जी, राजेंद्र राठौड़ जी के मुताबिक सब कुछ नियंत्रित है बीकानेर में, सारी स्थितियां, कोई वसुंधरा विरोधी खेमा वहां पर नहीं है, पार्टी पूरी एकजुट है? मान लिया राजेंद्र जी की बात। मैं तो राजेंद्र जी से ये सवाल करना चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी जैसी क्षेत्रीय छत्रपों की बात पहले आपने उठाई थी, मैं भी उठा रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि गजेंद्र सिंह जी ने जैसा कहा एक कार्यकर्ता को
कि राजेंद्र जी की सरकार बनाओ, तो क्या भाजपा या पहली बार बीकानेर संभाग को कोई मुख्यमंत्री देगी क्या? मोदी जी ऐसी कोई संकेत देंगे हमको? मधु जी, वो बात वही आपस की बात थी, वो उसको अलग अंदाज में लोग ले गए। वो उसका अर्थ ये नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कर रहे थे, उसमें कहीं राजेंद्र राठौड़ का लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा है राजेंद्र जी की सरकार बनाओ, और हम चाहते हैं कि बनाए। बीकानेर संभाग का मुख्यमंत्री पहली बार बने तो सही। देखिए, किसी न किसी संभाग का मुख्यमंत्री बनता तो राजस्थान से ही है, पर मेरे जहन में, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता में, मैं अपने आप को इस पद के लिए उपयुक्त मानता ही नहीं। मैं अनुपयुक्त हूँ। मुझसे ज्यादा जन आधार वाले, ज्यादा चीज को समझने वाले, ज्यादा विद्वान लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में लंबी फहरिस्त है। हम तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी रहे और जमीन में ही रहेंगे। गुलाब चंद कटारिया आसाम चले गए राजेंद्र राठौड़ जी, लेकिन ये कहते कहते गए कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनकी रह गई। एक तरफ गुलाब चंद कटारिया हैं जो इस इच्छा को लेकर आसाम के राजभवन में है, और एक तरफ आप जमीन पे आप कह रहे हैं आपकी इच्छा नहीं है, जनता आपको सुन रही है। क्या पता पार्टी के आपके कार्यकर्ता भी और नेता भी और आपके नरेंद्र मोदी और आला कमान भी सुन रहे हो, कहीं आप लिस्ट से बाहर नहीं हो जाएं कि आपकी तो इच्छा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं वो सपने नहीं देखता जो सपने पूरे होने की उम्मीदें कम होती है, ऐसे सपने देखता नहीं मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राठौड़ जी, आपको आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चर्चा को जारी करते हैं, शैलेंद्र सिंह धाबाई जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। धाबाई जी, आपने राजेंद्र राठौड़ जी को सुना, वो तो मुख्यमंत्री पद से तो बाहर हो चुके हैं अपने उसमें, और एक वरिष्ठ और जिसको कहना चाहिए परिपक्व राजनेता से यही उम्मीद भी की जाती है कि वो इसी तरह का व्यवहार करे। लेकिन शैलेंद्र जी, जिस तरह की चर्चाएं बीकानेर से आ रही हैं, वाकई में वहां पर ऐसे हालात हैं या फिर स्थिति नियंत्रित है और प्रधानमंत्री एक बहुत मजबूत संदेश बीकानेर देकर जाएंगे और बीकानेर में जो बीजेपी की इस वक्त गणित जो बिगड़ी हुई है उसे सुलझा पाएंगे? मीना जी, आपने सुना हमारे प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा, वहां किसी भी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं है, पूरी एकता है। और किस तरह से कल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली ऐतिहासिक होने वाली है, और जो हमने आंकड़ा 2 लाख का बताया था वो आंकड़ा भी शायद क्रॉस हो जाए। और जिस हिसाब से बताया, मैंने पहले भी डिबेट में कहा था, 17, 18, 20, 27 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं है, कोई गांव नहीं है, और वहां जो व्यक्ति जाएगा वो सिर्फ देश को समर्पित भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है कि हर कार्यकर्ता अपने दायित्व से जुड़ा रहता है, जो भी उनको दायित्व दिया जाता है उसको ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से पूरा करता है, और कोई महत्वाकांक्षा नहीं पालता। तो आपका जो जवाब था वो आप बार बार उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे, वो कोई उस जवाब का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि कार्यकर्ता हमारा जो है वो पूरी तरह से, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हो चाहे एक आम कार्यकर्ता हो, पूरी तरह से भी पार्टी के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। रही बात जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारा सवाल बार बार नहीं होता है, हमारा सवाल तो तथ्यों के साथ आपको जानकारी देना और आपसे जानकारी लेना होता है। बहरहाल दिल्ली की बैठक नहीं मीना जी, एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं, एक बात और कहना चाह रहा था। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि बीकानेर पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर है, तो सैनिकों के लिए क्या किया, तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमको ना बताएं। ये जो कांग्रेस के नेता हैं जो सेना अध्यक्ष को गुंडा कहते हैं, और जब हमारे घर में कोई घुसता है 26/11 में और आतंकवादी हमले हो जाते हैं बंबई में, तब इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी विचार करते हैं। जब कोई एक्शन नहीं ले पाते, इन्हीं के सलमान खुर्शीद जी किताब में लेते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घुस के दुश्मनों के चक्के चुरा दिए। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, भारत की जनता का हमने मान रखा, और फिर ये हमसे सबूत मांगते हैं। आप देखिए, सैनिकों का सम्मान किया, शहादत का सम्मान किया, 1 रैंक 1 पेंशन हमने किया। चाइना से भी आपने देखा होगा किस तरह से चाइना से भी हम बराबरी में आ गए, और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर आप देखिए ब्रिजेस और सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो कांग्रेस पार्टी करना नहीं चाहती थी। शैलेंद्र जी, राजस्थान के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, राज्य के मुद्दे काम आएंगे। नहीं, मैं इनका जवाब दे रहा था, इनका जवाब था, कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाया था बात। जो इस वक्त हालात हैं, आप बीकानेर संभाग के कुछ चेहरों के बारे में बताइए, वहां के लोकल जो देखिए, अब आपको मैं बताऊं, आप बीकानेर की बात कर रही थी मीना जी, बीकानेर में स्थिति आप बता रही थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट में स्थिति है। बीकानेर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 7 विधानसभा में से 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, 3 कांग्रेस के, 1 अन्य है। श्री गंगानगर में
3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, 2 कांग्रेस के, चूरू में 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, 3 कांग्रेस में, नागौर की जो सीट आ रही है उसमें 1 भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, कांग्रेस का विधायक। तो हमारी स्थिति तो मजबूत है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सौगात देके जा रहे हैं और जो जनता को, जो आप देखिए जब राष्ट्रीय राजमार्ग आता है तो किस तरह का विकास होता है। आप देखिए वहां पर रोजगार का सृजन होता है, वहां देखिए गांव कस्बों में आर्थिक तरक्की होती है, किस तरह से आवागमन सुगम होता है, समय। जी शैलेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि अब बीकानेर के चेहरे कौन से, उस पूरे संभाग के 5 बड़े चेहरों की चर्चा की जाए कि उनको लेकर बीकानेर 24 सीट जो है उन पर कहीं ना कहीं वो स्टार प्रचारक होंगे, तो उस जगह का कायाकल्प हो जाता है जहां से भी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। जी जी, केंद्र की योजनाओं के सारे, शैलेंद्र जी आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है। संजीव श्रीवास्तव जी, केंद्र की आवाज नहीं आई मीना जी। पहले मैं एक बार आरसी चौधरी जी के पास जाती हूँ, बहुत देर से बैठे हुए हैं आरसी चौधरी जी, क्योंकि शैलेंद्र जी जिस तरह से आंकड़ों का गणित समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में, और अगर सांसदों की बात करें तो वो इस वक्त बीजेपी के पास है। ऐसे में आपके जो बीकानेर के जो लोग हैं, बीकानेर के जो कैंडिडेट है, एक और बड़ी मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के पास कि मुख्यमंत्री के अलावा उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जाने के लिए। हर जगह मुख्यमंत्री रोजगार इसमें गारंटी राहत में खुद जा रहे हैं, महंगाई राहत में खुद जा रहे हैं। तो ऐसे में बीकानेर में आप सरकार की योजनाएं बताने वाले लोग कौन है आपके पास? आरसी चौधरी जी। देखिए, मैं मीना जी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे शीर्ष नेता, जो इनका आदर्श पुरुष है प्रधानमंत्री जी, उनके जनता की अदालत में किए हुए वादों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमला बता दें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य पे किसी को भरोसा नहीं रहा। जिस बीकानेर में वहां पे आ रहे हैं देवी सिंह भाटी जी, वहां पे पुराने नेता हैं, मेरे हिसाब से राजेंद्र राठौर जी से भी सीनियर और उनके गुरु रहे हैं। उनकी स्थिति क्या है, ये बीकानेर संभाग के जो हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि बीकानेर संभाग ही नहीं, राजेंद्र राठौर जी के स्वयं के जिले चूरू के अंदर 2 चुनाव हुए, तब वो डिप्टी लीडर थे विधानसभा के, वहां से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी आते थे, वहां के प्रभारी अर्जुन राम जी मेघवाल थे। अर्जुन राम मेघवाल जी ने सरदार शहर में कहा कि सतीश पूनिया भविष्य का सूरज है। तब इन्हीं नेताओं ने कहा था क्या हम यहाँ गाजर खोदने के लिए आए हैं। ये अंतरकलह से जूझती हुई भारतीय जनता पार्टी मन में मुख्यमंत्री के सपने पाले हुए आज राजेंद्र राठौर जी मना कर रहे हैं। और जब सवाईमाधोपुर में गजेंद्र शेखावत जी कह रहे थे कि मैं 46,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं ईआरसीपी के लिए, लेकिन राजेंद्र जी का राज ला दीजिए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब राजेंद्र जी मुस्कुरा रहे थे, अंदर अंदर खुश हो रहे थे। इसलिए इनके दोगले और दोहरे चरित्र को देश और जनता समझ रही है। आज जनता का मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में कहती थी 410 रुपए का गैस का सिलेंडर, 56 रुपए लीटर डीजल, 71 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा है। आज ये जनता पूछ रही है प्रधानमंत्री जी 1150 रुपए का गैस सिलेंडर, 100 रुपए पार पेट्रोल और 90 पार डीजल, आज महंगाई की क्यों चर्चा नहीं कर रहे? 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है, प्रधानमंत्री जी उसके लिए क्या बोलेंगे? जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं वो 2 लोगों की सरकार ने 2 लोगों को बेच दिया। नहीं, आप बता दीजिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे से रोजगार सृजन नहीं होता है क्या? साहस नहीं, आप गलत तथ्य बता रहे हैं। झूठ और जुमलेबाजों से मैं नहीं करना चाहता। मैंने आपको खूब झूठ बोलने का अवसर दिया इस चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी ने खूब बोला। अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने को व्यवधान डाला जाएगा तो मुझे कोई झूठ नहीं है, क्योंकि ये जनता आतुर है। उपचुनाव में आपको आईना दिखाया, सशक्त विपक्ष की भूमिका दी थी। लोकतंत्र में विपक्ष भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसका निर्वहन करने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही। 25 सांसद, आपने सही कहा, सांसद भारतीय जनता पार्टी के दिए यहाँ से राजस्थान की जनता ने। उन्होंने कभी भी राजस्थान के मुद्दों की आवाज देश के प्रधानमंत्री के सामने उठाने में असफल रहे। कोई भी व्यक्ति उन 2 लोगों के सामने बोल नहीं सकता। जिन लोगों ने बोला उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इनके सबसे वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था, उन्हें कार्य समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उदित राज हो, सावित्रीबाई फुले हो, नाना पटोले हो, जब विषय से हट रहे हैं आरसी चौधरी जी, आप विषय से हट रहे हैं।
आप विषय पे बने रहिए। हम बीकानेर की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, चुनावों से पहले पीएम की यात्रा के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की तैयारी, बीजेपी की तैयारी, इस पर बात कर रहे हैं और इस पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कितना फर्क डाल पाएंगे। केंद्र की योजनाएं, संजीव श्रीवास्तव जी, एक बार चर्चा होती है, क्षेत्रीय क्षत्रप के बिना केंद्र की योजनाओं के सहारे चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जानते हैं, संजीव श्रीवास्तव जी। उसके बाद भी अगर वो यहाँ पर किसी भी चेहरे को सामने नहीं लाना चाह रहे हैं तो ऐसी क्या मजबूरी है? संजीव जी, आपका ऑडियो ऑफ है सर। मैं कह रहा हूं इस मजबूरी की जानकारी तो सिवाय प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी के पास नहीं है। शायद उन्होंने अमित शाह जी के साथ शेयर किया, क्योंकि अमित शाह जी तो उनके एक तरह से फॉलोअर है। मोदी जी का जो मन होता है अल्टीमेटली होता ये है। अमित शाह क्योंकि इतने नजदीकी हैं, उनके बहुत निकट के सहयोगी हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं। बट ये एक मिस्ट्री है कि ऐसा क्या किया है वसुंधरा राजे ने जिसकी वजह से पिछले चुनाव में ये नारा ही हो गया था 2018 में कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं का नारा इतना चला था और उसका नुकसान हुआ बीजेपी को। तो बहरहाल अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेट बात है कि देखिए राष्ट्रीय मुद्दे जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो भी बात सही है। अगर आधारभूत ढांचा बढ़ाया जाता है, राजमार्ग आता है तो उसका लाभ होता है, रोजगार का सृजन होता है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों का भी, राष्ट्रीय चुनाव में तो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दों की छौंक लगती है, लेकिन असली तड़का तो स्थानीय मुद्दों का, स्थानीय चेहरों का, स्थानीय नेताओं का होता है, अलग अलग विधायक के नाम पे। तो वो बात अब एक तरह से जाहिर सी है, इवन मोदी जी समझते हैं, तभी तो इतना जोर लगा रहे हैं। अगर सिर्फ उनके चेहरे पे सब लोग वोट दे देते तो आखिरी 15 दिन आके 6-8 सभा करके कर लेते, सारा काम हो जाता, चुनाव खत्म। लेकिन ये धीरे धीरे हमें हिमाचल से समझ में आया, फिर कर्नाटक में शुरू हुआ और उससे पहले झारखंड में कितने ही विधानसभा चुनाव ऐसे हुए जहां पे मोदी जी की कोशिशों के बावजूद वो रिजल्ट लोकसभा में डिलीवर कर सकते हैं। यहां पे उनकी लिमिटेशन है विधानसभा में। डेफिनेटली वो विधानसभा में भी एसेट है, बट वो विनिंग पोस्ट के आगे नहीं ले आ सकते। अब ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से चेहरा डिक्लेयर नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन वो क्या करते, क्या वसुंधरा सिर्फ चुनाव अभियान समिति की संयोजक बना दी जाएगी? क्या उसको चेहरा डिक्लेयर करना मान सकते हैं? मेरे अनुसार नहीं मान सकते। वसुंधरा जी नहीं मानेंगे, उनके समर्थक भी नहीं मानेंगे। तो एक ये पेच है, जितना बड़ा पेच गहलोत सचिन पायलट का है, वसुंधरा फैक्टर उससे बड़ा पेच है राजस्थान के संदर्भ में। या तो इस तरफ ऐसे सुलझ जाए या निकल जाए, कोई नहीं डिक्लेयर होंगी। तो अभी जो अनिश्चितता है मेरे ख्याल से वो अगले 3-4 हफ्तों में डेफिनेटली दूर की जाएगी। या तो ये स्पष्ट हो जाएगा मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा या कोई कुछ और निर्णय होगा। बट ये एक फैक्टर है क्योंकि विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय चेहरा अकेला निकालने में सक्षम नहीं है, ऐसा कई चुनावी नतीजे हमें बता चुके हैं। जी महेश शर्मा जी, एक बात और कही जा रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, जो कि वसुंधरा के समर्थक नहीं है, विरोधी कहे जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि पिछला चुनाव हम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही हारे हैं, इसलिए कोई दूर दूर तक संभावना नहीं बनती उनको चेहरा बनाने की। तो ये भी एक दलील कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी तक को समझ में आ रही है या समझा दी गई है या कार्यकर्ता को समझाई जा रही है? देखिए, जहां तक सवाल है, अगर पिछले चुनाव के अगर नतीजों को अगर गौर करें तो जिस तरह की नारेबाजी हुई, क्या हुई, ये तो प्रभाव तो था ही। लेकिन इसके अलावा 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। उस समय किरोड़ी लाल मीणा जी का क्या कहाँ किस साइड में थे। एक चीज, जब पार्टी में ही मतलब क्या कहता ना, जिस तरह से विभाजन और इस तरह से मतों का मतलब क्या कहता ना बंटवारा पहले से ही तय हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में आप कितना ही जोर लगा लीजिए, लेकिन इतनी बुरी हालत में नहीं थी। 72 सीटें आई है। तो अगर आपके इनकम्बेंसी फैक्टर में अगर होता भी, बिना पार्टी के बीच में मतभेदों, जिसमें घनश्याम तिवारी भी अलग हो गए, ये सारी चीजें इन चीजों से है कि चाहे थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन मार्जिन अगर दोनों मतलब मतों में अगर कई सीटें तो ऐसी थी जो 500 सीट में 500, 100 या ऐसे वोटों से मतलब कहते हैं उसका निर्णय हुआ।
खैर वो जो भी रही है, लेकिन ये मान के चलिए चुनाव में हमेशा जो एक तो जो गुटबाजी ये मतलब ज्यादा प्ले कर जाती है, और दूसरा ये है कि कार्यकर्ता कितने मनोयोग से जुड़ते हैं, और एक ये है कि हमारा नेता कौन हो। ये भारत के राष्ट्रीय स्तर पे तो ये दोनों व्यक्तित्व हैं ही, इनका तो कोई होड़ नहीं। दूसरा ये आता है कि क्षेत्रीय स्तर पे किसको हो, तो आज ये जो ये वाला है। और तीसरा मुद्दा है स्थानीय मुद्दे। अब स्थानीय मुद्दों में आप ये देखिए कि राजस्थान, ये जो आपके उत्तरी राजस्थान बीकानेर जो संभाग है, वहां पे नहरों की स्थिति क्या है, और वहां पे और दूसरे जो कृषि उत्पाद जो होते हैं उनका समर्थन मूल्य समय पे नहीं मिलना, खरीद सरकारी समर्थन नहीं होना, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको ये चुनाव में उठाए जाएंगे। अब आता है कि जो मुद्दे उठ सकते हैं, इसके लिए मतलब क्या था ना, गहलोत जी ने बहुत अच्छी रणनीति तैयार कर रखी है। एक कि कार्यकर्ता, एक तो ये इन्होंने नई घोषणा जो इनाम वाली जो की है, एक तो ये वाला जो एक आकर्षण का केंद्र होगा। दूसरा ये है कि उन्होंने महिलाओं को काउंटर करके मोबाइल वाला जो है महिला व्यक्तित्व, अगर मान लीजिए बीजेपी महिला व्यक्तित्व के रूप में वसुंधरा को वापस से स्थापित करती है, तो वो वाला भी एक काउंटर होता है। उनको पेंशन की भी व्यवस्था कर रखी है। तो ये सारी जो चीजें ना, उनको काउंटर, वो सारे मुद्दे तय करते हुए जा रहे हैं। मतलब आने से पहले उन्होंने अपने सामने मतलब अपने शतरंज बिछा लिए। अब यह है कि कांग्रेस बीजेपी के सामने ये है कि वो कौन से मुद्दों से इसको मतलब मात दे सकती है, और इनकम्बेंसी फैक्टर को वो अपनी तरफ, और कांग्रेस की गुटबाजी को किस तरह से बना पाती है। ये इस बार दोनों दलों के अंदर कांग्रेस की ये राजनीतिक गतिविधियां, स्थानीय मुद्दे, अब स्थानीय मुद्दों की जहां तक सवाल है तो कांग्रेस ने ईआरसी का मैटर उठाया है, और दूसरे और कई इश्यूज उठाए हैं उन्होंने। तो ये सारी जो चीजें हैं, जनजातीय जनजातियों का समीकरण, ये सारे मतलब कि विशेष जो एक माहौल जो बनाने की वाली बात है, उसमें ये कह सकते हैं हम आज की तारीख में कि बीजेपी से अधिक कांग्रेस आगे लीड ले चुकी है। और दूसरा वो भी मतलब ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस भी कि चेहरा कोई नहीं होगा, पूरा का पूरा मतलब क्या कहते हैं ना, खड़गे जी और राहुल गांधी मतलब अपना मतलब क्या कहते हैं ना, मुख्य उनके आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। अभी उन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया है, इधर से बीजेपी भी डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। तो एकदम क्षेत्रीय क्षत्रपों की जो बड़ी रणनीति है इसके पीछे, वो एक ये है। स्थानीय मुद्दों में अब जैसे जो भी उठाए जा रहे हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, इस तरह से प्रभावशाली हो सकते हैं। अब देखना ये है कि एंटी इनकम्बेंसी या मतलब कोई कानून की व्यवस्था की या और किसी तरह की जो है, अब तक प्रशासन किस तरह से मतलब क्या कहते हैं ना, आम जनता तक जो घोषित योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा सकता है, आम आदमी कैसे ले रहा है इसको। और वो ये भी जानता है, आज का मतलब जागरूक मतदाता बड़ा जागरूक हो गए कि चुनावी दौरान या चुनाव से कुछ समय पूर्व की गई घोषणाओं का क्या नतीजा है। अगर आप पिछला चुनाव का अगर आकलन करें तो जब गहलोत जी के उन्होंने अंतिम वर्ष में खूब सारी मतलब क्या घोषणाएं की थी, लेकिन नतीजा वो आप सबको मालूम है कि क्या नतीजा रहा। जी, तो योजनाएं इस बार भी कितना काम कर पाएंगी ये देखना होगा। आखिरी सवाल लूंगी मैं मधु आचार्य जी आपसे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास ही स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरों की स्थिति क्या है तैयारी के लिहाज से? प्रधानमंत्री की रैली से निश्चित रूप से जोश आएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दोनों ही पार्टीज के पास, खास करके अभी हम बीजेपी की बात करें तो उनके पास हर विधानसभा 24 विधानसभा क्षेत्रों में जो चेहरे हैं उनकी स्थिति क्या है? जी बोले मधु जी, आपका फोन, हाँ जी आप ऑडियो ऑन करिए सर। मीना जी, क्लियर है कि भाजपा के पास ले देकर राजेंद्र राठौड़ इस पीएम की सभा के लिए नेता है और अर्जुन राम जी चूंकि सांसद है, लेकिन कांग्रेस इस इलाके में इसलिए मजबूत है कि कांग्रेस के पास पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी है, बीटी कल्ला जैसे वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास
शेड्यूल कास्ट में गोविंद राम मेघवाल जैसे नेता हैं। तो कांग्रेस के पास तो यहाँ लीडरशिप है, लेकिन बीजेपी जब तक जो बात श्रीवास्तव जी कह रहे थे और जो महेश जी कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर और राष्ट्रीय नेताओं के जरिए लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राजस्थान का मतदाता सामंती मानसिकता से उभरकर लोकतंत्र में आया है। वो 3-4 चीजों पे वोट करता है। तो पहला तो वोट करता है इमोशनल आधार पर, दूसरा वोट करता है जाति के आधार पर, और तीसरा करता है उसको मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर। इन 3 मुद्दों को अगर हम देखें तो हाल फिलहाल भाजपा उन मुद्दों पर पकड़ नहीं बना पाई है। इसलिए बीकानेर में भी महंगाई राहत शिविरों का असर है, 500 रुपए के गैस सिलेंडर का असर है, 100 यूनिट बिजली का असर है, चिरंजीवी योजना का असर है। लाभ कितना मिला और कितना नहीं मिला, ये भाजपा के पास तर्क हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन है कि अशोक गहलोत ने अपने तीसरे शासन में सर्वाधिक लाभकारी योजनाओं की घोषणा करके वोटर को लुभाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि बीकानेर संभाग में जैसी कल्पना कर रहे थे राजेंद्र जी, मैं नहीं मानता कि उनकी कल्पना साकार होगी। निश्चित रूप से मधु आचार्य जी, जो आप ग्राउंड की स्थिति बता रहे हैं उसका आभास बीजेपी को है, और इसीलिए बड़े चेहरों के नाम पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम बड़े नेताओं के चेहरों को यहाँ पर लाकर योजनाओं के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखना होगा राजस्थान की जनता किसका कितना साथ देती है। आने वाले दिनों में ये बहस, ये चर्चा लगातार होती रहेगी। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तब कल खबरों का सिलसिला न्यूज़ 24 पर जारी रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।